हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी यानी गुरुत्व के अधीन गति के समीकरण पर हमने प्रैक्टिस प्रॉब्लम कर रहे हैं। तो ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम का ये दूसरा वीडियो लेक्चर है। पहले वीडियो लेक्चर में हमने उस पर आधारित करीब 10 सवाल लगाए थे और उसके आगे हम लोग जो दूसरे वीडियो लेक्चर में हम उसके आगे के सवाल को लगाएंगे, अलग अलग टाइप के सवाल को लगाएंगे और इस पर रिलेटेड जो है 1-2 वीडियो लेक्चर जो है और आएगा। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल यह है कि एक पत्थर को 20 मीटर ऊंचे टावर से गिराया जाता है, तो ज्ञात कीजिए कि पत्थर का धरातल पर पहुंचने में लगा समय, पत्थर की चाल जब वो धरातल से टकराने वाला, टकराने से जस्ट पहले। तो अब मान लेते हैं ये टावर है, धरातल से ये 20 मीटर ऊंचाई पर है, ठीक है ना। और यहाँ से पत्थर को गिराया जाता है। तो जब कोई चीज़ स्वतंत्रतापूर्वक छोड़ा जाता है तो उसका प्रारंभिक वेग क्या होता है? 0। अब देखिए नीचे जो एक्सेलरेशन होता है यहाँ पे वो गुरुत्वीय त्वरण है, जिसका डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में होती है, इसलिए ऑलवेज नेगेटिव होती है। तो हमें इस टावर की ऊंचाई मालूम है, हमें एक्सेलरेशन मालूम है, प्रारंभिक वेग मालूम है, टाइम चाहिए तो हमें सेकेंड इक्वेशन लगा देंगे गति का। अब देखिए यस कितना है यहाँ पे, तो -20 मीटर। क्यों? क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिर रहा है ना, ये रेफरेंस पॉइंट हमारा ये है और यहाँ से नीचे हम चलेंगे तो सब कुछ नेगेटिव लेना। u हमारा 0 है, टाइम तो पूछ रहा है, और g देखिए यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है, t² -20 हाफ। g की वैल्यू यहाँ दे रखा है 10, t², 2 बचे 10, माइनस कट जाएगा, ये हो जाएगा 5t², यानी कि t² बराबर होगा 20/5, चौको 20, t बराबर √4 यानी कि 2 सेकेंड। उसका मान आता है माइनस प्लस, लेकिन हमें समय जो है पॉजिटिव होता है, इसकी प्रवृत्ति हमेशा बढ़ने की होती है, तो इसलिए 2 सेकेंड होगा। ठीक है ना। फिर पूछा है पत्थर की चाल जब वो टकराने वाला हो। ठीक है ना। अब देखिए u हमारा तो 0 है ही है, हमें v पूछा है प्रारंभिक वेग, और टाइम कितना लगा धरातल पे जाने का? 2 सेकेंड लगा। तो हम फर्स्ट इक्वेशन लगा देंगे गति के समीकरण का। ये हमको पता है, ये हमारा 0 है और ये हमारा -t, g a की वैल्यू -g है, तो ये हो जाएगा 10 और ये कितना आया है 2, यानी कि v बराबर -20 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा वेग हो जाएगा। माइनस का मतलब है कि जब यहाँ पर टकराएगा तो उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन होगी, नीचे। ठीक है ना। क्या होगी? नीचे। तो यानी कि अगर स्पीड की बात करें तो हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना। अगला सवाल है कि एक गेंद 20 मीटर ऊंचे टावर से 5 मीटर पर सेकेंड की चाल से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी जाती है। तो ज्ञात कीजिए कि गेंद द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई, मतलब अधिकतम ऊंचाई मतलब धरातल से। फिर वह समय ज्ञात कीजिए जब गेंद वापस लौटकर प्रारंभिक वेग पर आती है, यानी जहाँ से फेंकी गई लौटकर वहाँ आने का समय क्या है, कितने समय बाद वहीं वापस लौट के आएगी। तीसरा है गेंद की चाल जब वह धरातल से टकराने वाली हो, यानी गेंद की चाल वह जब धरातल से टकराने वाली। अब देखिए यहाँ पे ये है टावर, कितना है 20 मीटर। ठीक। अब ये गेंद जो है 5 मीटर के वेग से यहाँ टावर से u बराबर 5 मीटर पर सेकेंड के वेग से फेंकी जाती है ऊपर। ज्ञात कीजिए गेंद द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई। तो देखिए धरातल से तो ये खुद ही 20 मीटर ऊंचे है। अब यहाँ से देखें कि मैक्सिमम ऊंचाई वो कितनी प्राप्त करती है, तो वो ऊंचाई निकाल करके इसमें जोड़ देंगे। तो चूंकि यहाँ से ये रेफरेंस पॉइंट है, यहाँ से ऊपर भेजी जा रही है, तो u बराबर जो है पॉजिटिव होगा 5 मीटर पर सेकेंड। और ये आपको पता है कि मैक्सिमम ऊंचाई पर जाकर के गेंद रुक जाएगी। मान लो यहाँ पे मैक्सिमम ऊंचाई ये प्राप्त करती है और जाकर उसका अंतिम वेग क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो हमको चाहिए s, यानी कि ऊंचाई, दूरी, विस्थापन चाहिए उसका, यानी यहाँ से यहाँ निकाल करके इसमें जोड़ देंगे। तो हमें प्रारंभिक वेग है, अंतिम वेग पता है, तो हमको ऊंचाई चाहिए। तो गति का तीसरा समीकरण v² बराबर u² प्लस 2as। यहाँ पे a हमेशा नेगेटिव होगा क्योंकि पूरी यात्रा में g की वैल्यू नीचे की डायरेक्शन में होगी। तो ये 0 है, u फेंका गया है ऊपर के तो प्लस है, a की वैल्यू -g है और यहाँ पे g की वैल्यू रख लीजिए, वो 10 दिया हुआ है, भूल गए मीटर। ठीक है ना। तो ये 10 है और यस हमको मालूम करना है। तो ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा -20, 10 दूना 20 है, माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ। सॉरी, ये तो माइनस का प्लस था ना, ये पहले से एक। तो ये हो जाएगा -20s, यानी कि 20s हो जाएगा 25
S बराबर हो जाएगा 25/20, यानी कि आप 5 चौको 20, 5 25, 5/4, 5 में 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 पचे 20, यानी कि 1.25 मीटर। अब देखिए प्लस में आया मतलब है कि ये ऊपर जा रहा है ना, तो ऊपर की चीज़ें जो पॉजिटिव होती हैं, तो मैक्सिमम हाइट कितना हो गया, पहले से 20 था ही, मैक्सिमम हाइट उसका क्या है 20 और प्लस 1.25, यानी कि 21.25 मीटर। ठीक है, ठीक। अब पूछा है कि गेंद द्वारा वह समय ज्ञात कीजिए जब गेंद मैक्सिमम हाइट तक जाती है फिर वापस यहीं आती है, तो वो समय कितना होगा। तो इसको देखिए दो तरह से निकाल सकते हैं। पहला, ऊपर जाने का समय निकाल करके उसका डबल कर देंगे, क्योंकि जितना समय में ऊपर जाएगी उतने समय में नीचे आएगी। यानी कहने का मतलब है कि अगर उसका ये वाला समीकरण निकालिए v बराबर u प्लस AT से, भाई लास्ट वाला तो 0 है, ये है 5 और ये -10 और t चाहिए, तो 10 t बराबर हो जाएगा 5, यानी t बराबर 5/10, यानी 1/2, यानी कि इतना सेकेंड। अब इसका डबल कर दीजिए तो हो जाएगा 0.5 प्लस 0.5 मतलब 1 सेकेंड। एक तरीका तो ये है। दूसरा ये है कि जब ये प्रारंभिक बिंदु से जा कर के वापस जब यहीं चला आता है तो उसका नेट विस्थापन क्या होता है, 0 होता है। तो आप ये एक समीकरण और भी लगा सकते हैं, कौन सा, ये वाला ut प्लस हाफ AT², इससे भी आ जाएगा। ठीक है ना। अब क्योंकि जहाँ से गया था गेंद वहीं वापस आ रहे हैं, तो ये तो 0 हो गया, क्योंकि इस समीकरण में ये क्या है, इस समीकरण में ये है विस्थापन है। क्या है, विस्थापन है। तो इसमें देखिए ये 0 हो जाएगा, u का मान जो है 5 है, t हमें पता करना है, g हो जाएगा हाफ, ये 10 हो जाएगा और t हमको पता करना है, तो हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5t²। ये विस्थापन तो जहाँ से गई थी वहीं से लौट आएगी, तो विस्थापन 0, तो 0 हो गया, 5t हो गया, ut होता है, फिर हाफ AT², तो ये हो जाएगा माइनस यहाँ पे 0, 5t माइनस ये हो जाएगा 2 पचे 10, ये 5t²। तो यहाँ से देखिए एक तरह से 5t² बराबर 5t आ गया, यानी कि t बराबर 5t बराबर 5 है, t एक तो कट जाएगा, तो t बराबर 5/5, यानी कि 1 सेकेंड। देखिए वही चीज़ आई कि नहीं। तो आप दो तरह से लगा सकते हैं, या तो आप ये देखिए, क्योंकि देखिए यहाँ से गया फिर वापस आया, तो नेट विस्थापन क्या हो गया उसका, 0 हो गया। तो गति का तीसरा समीकरण लगा सकते हैं, या पहले वाले का एक तरफ का निकाल लीजिए फिर उसका डबल कर दीजिए, क्योंकि जितना समय ऊपर जाने में लगता है उतना ही समय वही पॉइंट पर लौट के आने में लगता है, अगर वो एयर का रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है। तो हमारे इस कैलकुलेशन में एयर का रेजिस्टेंस मतलब जो रेजिस्टेंस है हवा का प्रतिरोध है वो 0 रहेगा, और जी की वैल्यू भी कांस्टेंट रहेगी, और उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगी, और डाउनवर्ड डायरेक्शन को हम जो है नेगेटिव मानते हैं, और रेफरेंस पॉइंट से ऊपर की चीज़ों को पॉजिटिव चिन्ह के साथ लेते हैं। ठीक। अब कह रहा है कि वो तीसरा कह रहा है कि गेंद की चाल जब वो धरातल से टकराने वाला, मतलब जस्ट पहले, क्योंकि टकराने के बाद उसका वेग 0 हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है आप उसका वेग निकालना चाह रहे हैं। तो देखिए ये ऊपर जाएगा और ऊपर से नीचे आकर के यहाँ टकराएगा, तो इसका नेट विस्थापन कितना होगा। देखिए प्रारंभिक बिंदु यहाँ है, अंतिम बिंदु यहाँ है, तो विस्थापन क्या होता है, अंतिम बिंदु में से प्रारंभिक बिंदु को घटाइए, तो अंतिम 0 है, प्रारंभिक घटाएंगे तो ये क्या है, यहाँ तक, यहाँ 20 है, ये 0 है, 0 - 20 यानी कि -20 होगा। तो नेट विस्थापन तो यही होगा ना, भले ये इधर से कहीं भी आकर के गिरे, लेकिन विस्थापन क्या होता है हमारा, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु का नेट विस्थापन क्या है, 20, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो -20 लेंगे। तो हमें यहाँ स्पीड चाहिए, तो हम गति का देखिए हमारा जो है फेंके जाने वाला वेग हमको पता है, लास्ट वेग चाहिए और हमें ये भी पता है, तो आप गति का तीसरा समीकरण लगा सकते हैं, u² + 2as। विस्थापन दिया है, टाइम पूछता है तो हम सेकंड वाला लगाते, टाइम दिया हो, वेग पूछा है तो हम फर्स्ट वाला भी लगा सकते हैं। फर्स्ट वाला क्या है, v बराबर u + AT। ठीक है ना। तो इसके लिए हमें क्या है, पूरा समय यहाँ से यहाँ तक लेना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक का समय निकालना पड़ेगा वो अलग से, क्योंकि ये टाइम जो है वो कौन सा समय तब लेना पड़ेगा, यहाँ से ले करके यहाँ तक का समय लेना पड़ेगा, क्योंकि हमने जो निकाला यहाँ से यहाँ तक, तो ये भी निकल सकता है कितना है, तो उसको वो समय हमको पता होगा तब हम ये वाला वे निकाल सकते हैं, ये तो हमें पता है।
ठीक है ना। तो वो टाइम निकालने के लिए हमें ये वाला चाहिए, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से यहाँ पे यस दिया है, ये दिया, तो टाइम निकालेंगे। अब फिर जा कर के तब पहले वाले से हम उसका वेग निकालेंगे, लेकिन दोनों लगाने की ज़रूरत नहीं है, इस वाले से निकाल लीजिए। हमें वेग चाहिए, यू हमको पता है ऊपर की डायरेक्शन में है तो प्लस रखेंगे, माइनस ए का मान माइनस में रखेंगे, ये 10 है, और यस हमको मालूम है -20, यहाँ से -20 है, नीचे की डायरेक्शन में है। तो वी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये 25, और ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 10 गुना 20 20 400, यानी कि वी स्क्वायर बराबर 425। तो वी बराबर हो जाएगा √425 मीटर पर सेकेंड। ये इसकी स्पीड हो जाएगी, चाल पूछा है ना, चाल। तो यहाँ पे टकराने की इसकी स्पीड क्या हो जाएगी 20 √425 मीटर। अगर हमें वेग चाहिए तो हम कह देंगे नीचे की ओर, हमें क्या चाहिए नीचे की ओर, क्योंकि वेग में डायरेक्शन बताना पड़ता है कि किस डायरेक्शन में, तो नीचे की डायरेक्शन में, तो यहाँ पे नीचे की ओर है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि रेफरेंस पॉइंट से जो भी चीज़ हमें ऊपर जाएंगे तो वो पॉजिटिव लेंगे, नीचे आएंगे तो नेगेटिव। देखिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है क्योंकि लास्ट में 0 है, ये यहाँ तक 20 है, 20 0 -20 -20, ठीक है। अगला सवाल है कि एक गेंद को 28 मीटर पर सेकेंड की चाल से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है धरातल से, तो गेंद द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई से 1 सेकेंड पहले गेंद की चाल क्या होगी। जी का वैल्यू यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है सुविधा के लिए। अब जैसे देखिए क्या है, धरातल से फेंका जा रहा है, यू कितना है 28 मीटर पर सेकेंड के वेग से, और मैक्सिमम ऊंचाई यहाँ पे है मान लीजिए, तो वहाँ जाके अंतिम वेग 0 हो जाता है। ठीक उसके 1 सेकेंड पहले उसकी वेलोसिटी क्या होगी मान के चलिए, ठीक है। तो अब हमको 1 सेकेंड पहले इसका वेग क्या होगा, तो जाहिर सी बात है कि हम ये पहले निकाल लें कि मैक्सिमम हाइट तक जाने में उसको कितना समय लगता है, उस समय में से 1 सेकेंड घटा देंगे तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम मिल जाएगा। तब मालूम कर लेंगे कि उतने समय में इसका वेग क्या है। तो पहले हम ये निकाल लें कि यहाँ से मैक्सिमम हाइट तक जाने में उसका टाइम कितना लगा है। तो गति पहला समीकरण लगा लेते हैं। यहाँ पे a जो है -g होगा, u तो पॉजिटिव है ही है, और अंतिम वेग 0, ये 28 और g t, और इसकी वैल्यू 10, तो 10t 28 और t वैल्यू है 2.8 सेकेंड, 10 से भाग देंगे इतना से। तो ये हुआ कि यहाँ से यहाँ तक का समय। अब 1 सेकेंड पहले कह रहा है तो 2.8 में से 1 सेकेंड घटा दें तो 1.8 सेकेंड, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का समय कितना हुआ 1.8 सेकेंड। अब हम लोग पता करेंगे कि 1.8 सेकेंड बाद उसका वेग क्या होगा, तो यही वाला समीकरण b हमको चाहिए, u हमारा 28 है और ये 10 है, t का मान 1.8, ठीक है ना। ये हो जाएगा 10 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, इसमें 18 हो जाएगा, ठीक। तो v क्या हो जाएगा 28 18 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। इसकी चाल अगर वेग की बात करें तो ऊपर की डायरेक्शन में स्पीड इसकी ये होगी 10 मीटर पर सेकेंड की चाल होगी यहाँ पे इसकी, ठीक है ना। ठीक, तो इस तरह का कॉन्सेप्ट जो है सवालों में लगा करके पूछ सकता है, ठीक है ना। अगला सवाल है कि एक नल से पानी की बूंद 1-1 सेकेंड के अंतराल पर गिरती है। एक नल है, उस नल से पानी की छोटी छोटी बूंदें हैं जो 1-1 सेकेंड के अंतराल पर गिरती हैं, यानी एक बूंद जब गिर जाती है तो उसके 1 सेकेंड बाद दूसरी गिरती है, फिर उसके 1 सेकेंड बाद दूसरी गिरती है। तो तीसरी और 5वीं बूंद के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए जबकि 6वीं बूंद जस्ट गिरने वाली हो। अब जैसे कोई नल है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से बूंद गिर रही है, देखिए एक बूंद यहाँ है, एक बूंद जो है 5वीं ये है, और ये चौथी बूंद हो जाएगी ये तीसरी बूंद, तीसरी चौथी 5वीं 6वीं, ठीक है ना। 1-1 सेकेंड के अंतराल पे इनके बीच 1 सेकेंड का अंतर, 1 सेकेंड, यानी कि जब तीसरी बूंद यहाँ तक आई होगी तो उसका समय कितना लगा होगा 3 सेकेंड, ठीक है ना। और यहाँ से ये 5वीं बूंद है, 5th है, और ये 3rd है, ठीक है ना। ये 4th है, ये 6th है, तो यहाँ से यहाँ तक का समय कितना है 1 सेकेंड, ठीक। तो कह रहा है कि ये वाली बूंद और ये वाली बूंद के बीच कितनी गैप है,
तो पहले हम निकाल लें कि नल से ये कितनी दूर गिरा, पश्चिमी बूंद कितनी दूरी पर है, फिर निकाल लें कि तीसरी बूंद कितनी दूरी पर। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकाल लें पहले, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी और फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी, और इस पूरे में से इसको घटा देंगे तो ये मिल जाएगा, ठीक है ना। तो पहले तीसरी बूंद को गिरने में कितना समय लग रहा है, 3 सेकेंड, और पश्चिमी बूंद को गिरने में कितना, जहाँ पे आ रही है पश्चिमी बूंद वहाँ पे उसको कितना लग रहा है, 1 सेकेंड लग रहा है, ठीक है ना। और जब यहाँ से स्वतंत्रतापूर्वक गिरती है, गिराई जाती, गिरती अपने से, तो यानी कि ये प्रारंभिक वेग 0 है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक आने में कितनी दूरी चलेगी, वो कितनी ऊंचाई है ना। तो हमें प्रारंभिक वेग पता है, समय पता, हमको h चाहिए, ठीक है ना। तो हम सेकेंड इक्वेशन लगाएंगे, यस बराबर यू टी हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि पहला हमें अंतिम वेग की भी ज़रूरत होती है, तो तीसरे वाले में भी अंतिम वेग की ज़रूरत होती है। अब चूँकि यहाँ से यहाँ तक का हम डिस्टेंस h मान लेते हैं और निकालते हैं, प्रारंभिक वेग 0 है, टाइम 3 सेकेंड, ये a की वैल्यू कितना है, 10 है, और हमें t मालूम है कितना है, 3 सेकेंड का स्क्वायर। तो ये तो हो जाएगा 0 माइनस ये 2 पचे 10, 5, और ये 3 3 9 पचे 45। ये माइनस ये बता रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, बस, ठीक है ना। इसका अगर हम वो लें तो कितना हमारा मैग्नीट्यूड हो गया, 45 मीटर। इसको मान लेते हैं h3 ना, h3 मान लेते हैं, ठीक। उसी तरह से h5 के लिए इसी वाले फार्मूले में h5 चाहिए, तो ये तो 0 है, समय 1 सेकेंड है, हाँ ये 10 है, ये 1 का स्क्वायर कर देंगे, तो h5 कितना हो जाएगा, -5 मीटर, यानी h5 हो जाएगा मैग्नीट्यूड में 5 मीटर। माइनस का मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है ना। ये केवल डायरेक्शन बता रहा है यहाँ पे। अब देखिए ये यहाँ से 45 मीटर पे है और ये यहाँ से 5 मीटर पे, सही है ना, 9 पचे 45, 3 3 9, 2 5 45, तो दोनों के बीच डिफरेंस क्या हो जाएगा, तो 45 माइनस 5 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 40 मीटर, यानी ये इनके बीच का ये जो होगा वो क्या होगा, 40 मीटर, ठीक है ना। और छठी बूंद जब गिरने वाली, अभी तो गिरी नहीं है, तो यही था, पश्चिमी 1 सेकेंड बाद छठवीं गिरती है तो 1 सेकेंड में यहाँ आ जाती, 2 सेकेंड में चौथी यहाँ आ जाएगी, 3 सेकेंड में तीसरी यहाँ आ जाएगी, ठीक है ना। तो सवाल भले देखने में थोड़ा टफ है लेकिन है आसान टाइप का, ठीक है। अगला सवाल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। एक गुब्बारा है, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट भी है। एक गुब्बारा है 10 मीटर पर सेकेंड की चाल से ऊपर जा रहा है। जब गुब्बारा 100 मीटर की ऊंचाई पर है तो गुब्बारे से एक पत्थर गिराया जाता है। ज्ञात कीजिए पत्थर को धरातल तक पहुंचने में लगा समय, ठीक है ना। पत्थर द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई, 3 सेकेंड बाद पत्थर और गुब्बारे के बीच की दूरी क्या होगी। जी की वैल्यू लेना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। पत्थर को धरातल तक पहुंचने में लगे समय, पत्थर द्वारा कितना ऊंचाई प्राप्त किया जाएगा, ठीक है ना, कितना ऊपर तक जाएगा। और फिर 3 सेकेंड बाद पत्थर और गुब्बारे के बीच, यानी ये है, मान लीजिए कि एक गुब्बारा है 100 मीटर की ऊंचाई पर है, होता है यहाँ पे ये 100 मीटर है, ठीक है ना। अब इस 100 मीटर की ऊंचाई पे जैसे होता है, यहाँ से एक पत्थर जो है गिराया जाता है, ठीक है ना। तो उसको धरातल तक पहुँचने में लगा समय क्या होगा, यानी टाइम, यानी कि यहाँ से यहाँ तक आने में इसको कितना समय लगेगा, ठीक। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक चीज़ है कि ये वाला समीकरण लगाएंगे, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ पे ए बराबर माइनस जी है, और पत्थर जो गुब्बारा जो है किस मीटर पर सेकेंड की चाल से जा रहा है, 10, ठीक है ना। और ये 100 मीटर की ऊंचाई पर जैसे होता है, देखिए यहाँ पे जो पत्थर गिराया जाता है तो प्रारंभ में उसकी जो चाल होगी वो 10 मीटर पर सेकेंड होगी, क्योंकि जो गुब्बारा है वो 10 मीटर पर सेकेंड की चाल से ऊपर जा रहा है। तो जैसे ही पत्थर गिराएंगे तो पत्थर की चाल भी शुरू में कितनी होगी, 10 मीटर पर सेकेंड होगी, बाद में वो जा कर के घट जाएगी जी की वजह से, या नीचे आएगा तो और बढ़ जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट ये है कि गुब्बारा से जैसे ही पत्थर हम गिराएंगे तो उस वक्त, गिराते वक्त उसकी वेलोसिटी वही होती है जो गुब्बारे की होती है, क्योंकि गुब्बारा के साथ पत्थर जा रहा है, गुब्बारा के साथ पत्थर जा रहा है,
तो गुब्बारे की जो वेलोसिटी है वही पत्थर की भी है। तो जब हम गिराएंगे तो उस वक्त उसकी भी वेलोसिटी वही रहेगी और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ऊपर की तरफ। जैसे आप गाड़ी जा रही है, आप गाड़ी में बैठे हुए हैं, गाड़ी जो है 100 मीटर पर सेकंड की स्क्वायर से जा रही है। जैसे आप गाड़ी से बाहर होते हैं तो आप आगे की तरफ घिसरा जाते हैं, आगे की तरफ चले जाते हैं उसी वेलोसिटी के साथ। फिर घर्षण के कारण आप जाकर रुक जाते हैं। ये होता है इनर्शिया मोशन का, यानी कि जिस वेग से आप जा रहे होते हैं आपकी हैबिट होती है कि आप उसी वेग से आगे जाएं। या आप ट्रेन से जैसे ही आपको नीचे गिरते हैं तो आप ट्रेन के साथ आगे जाते हैं, ठीक है ना। जैसे जैसे आप दौड़ते हैं और दौड़ते हुए जब आप गिरते हैं तो आप आगे जाते हैं, ऐसा नहीं कि वहीं रुक जाते हैं पीछे आ जाते हैं, बल्कि आप घिसराते हुए आगे जाते हैं। कि तो गिरते वक्त उसकी वेलोसिटी आपकी वही होगी जिस वेलोसिटी से आप दौड़ रहे थे। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। तो यहाँ पे गुब्बारा, ये जो पत्थर है, पहले जैसे हम इससे नीचे गिराएंगे तो ये थोड़ा ऊपर जाएगा, इसकी वेलोसिटी वही होगी जो गुब्बारे की होगी, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट है, अपने दिमाग में इसको हमेशा के लिए बैठा लीजिएगा। और ये ऊपर की डायरेक्शन में होगी इसलिए ये प्लस होगी, ठीक है ना। तो हमको क्या चाहिए, टाइम। अब देखिए ये यहाँ से यहाँ तक आने का कितना समय है, तो इस पोजीशन से इस पोजीशन का जो नीचे गिरेगा विस्थापन कितना, 100। तो यहाँ पे आप -100 रख दीजिए, u का मान 10 रख दीजिए, t हमें पता करना है, हाफ g की वैल्यू 10 रखना है, t² हमें पता करना है, ठीक है ना। तो ये -100 हो जाएगा, ये 10t हो जाएगा, ये 2 × 5 = 10 यानी -5t², ठीक है ना। 5 से सब में भाग दे दीजिए तो ये हो जाएगा -20 हो जाएगा, और ये 2t हो जाएगा, और ये t²। उसको भी इस साइड लाइए, इस सबको उधर ले जाइए तो t² - 2t - 20 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अब इसको हल कर सकते हैं, इसका फैक्टर करिए, ठीक है ना। यानी कि इसका फैक्टर करने पर जिसका योग्य अंतर -2 आए, तो चूंकि यहाँ पे ऋण है तो घटाने पर ही आएगा, ठीक है ना। तो ये जो है एक द्विघात समीकरण आएगा और इसका फैक्टराइजेशन नहीं हो पाएगा तो सिर्फ द्विघात का फार्मूला लगाएंगे। ये -b जो x = होता है +-b² - 4ac/2ac। तो यहाँ पे t हो जाएगा, -b है -2 यानी +2 + -2 का स्क्वायर, a1 और c -20 है, 5 2 × 1। तो ये हो जाएगा √20 × 4 = 80, 4 × 84 2। अब 84 का वर्गमूल निकाल करके टाइम के लिए आप यहाँ पे प्लस लीजिएगा, माइनस नहीं, ठीक है ना। क्योंकि टाइम जो है ये घटेगा नहीं बल्कि इसकी प्रवृत्ति होती बढ़ने की। जैसे ऊपर जाएगा टाइम जो है, अरे वहाँ से नीचे आएगा तो टाइम इंक्रीज करेगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो आप माइनस वाला चिन्ह लगा के नहीं, क्योंकि प्लस टाइम का मान बढ़ने की प्रवृत्ति बढ़ने की, तो आप यहाँ से टाइम निकाल लीजिएगा, ठीक। अब चलिए इसका वर्गमूल आप जानते हैं निकालना। अब आगे है कि पत्थर द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई, ठीक है ना। और पत्थर द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई, अब देखिए पत्थर जैसे गिरेगा तो पहले वो ऊपर जाएगा, कुछ दूर जाएगा, कहाँ तक जाएगा, जब तक इसकी वेलोसिटी, अब गुब्बारा से हट गया तो इस पे g की वैल्यू काम करेगी, तो वो तब तक जाएगा जब इसका वेग 10 से 0 न हो जाए, कुछ ऊंचाई तक जाएगा और जहाँ के उसका वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0, ठीक है ना। तो प्रारंभिक वेलोसिटी जो है वो +10 मीटर/सेकेंड, अंतिम वेग 0 है, ये क्या है -g है। और हमें क्या चाहिए, h चाहिए, यानी वही s चाहिए। तो हम तीसरा समीकरण लगाएंगे u² + 2as। ये 0 का स्क्वायर है, ये 10 का स्क्वायर, ये है 10 और हमको h चाहिए, s का मतलब वही h। तो हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 और ये माइनस कितना है 20h, यानी कि 20h = 100, यानी h = 100/20 यानी कि 5 मीटर। तो मैक्सिमम हाइट का मतलब होता है कि धरातल से वो कितनी ऊंचाई पर है, तो वो हो जाएगा 100 + 5 यानी 105 मीटर ऊंचाई पर वो जाएगा, कहाँ से, धरातल से, ठीक है ना। अब एक चीज़ पूछा है कि 3 सेकंड बाद, 3 सेकंड में पत्थर की स्थिति बताना है और गुब्बारे की स्थिति के बीच का अंतर क्या होगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 30 सेकंड बाद जो है दोनों के बीच का डिफरेंस कितने दूरी पर है, ठीक है ना। तो अब हम लोग देखेंगे कि 3 सेकंड 4 सेकंड जो भी हो टाइम ये हो सकता है कि 3 सेकंड बाद ये कहाँ पे रहेगा पत्थर। तो देखिए पत्थर यहाँ से चलना शुरू किया तो पहले ऊपर जाएगा,
और फिर नीचे आएगा और कहाँ आएगा ये देखना है। 3 सेकंड में कहाँ तक आएगा, 3 सेकंड में जहाँ भी आए, यहाँ तक 100 है तो हमारा टाइम कितना है, 3 सेकंड है। पत्थर का प्रारंभिक वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है। ए बराबर माइनस जी है और यस यानी कि ये यच हमको निकालना है 3 सेकंड में। तो हमें टाइम दे रखा है तो हम गति का दूसरा समीकरण लगा सकते हैं, AT स्क्वायर, यानी हमें यच ऊंचाई से रिलेटेड है तो यच लीजिए, ये तो 10 गुणे 3 है, हाफ जी की वैल्यू 10 है और टी क्या है, तो एच बराबर ये 10 तिया 30 हो जाएगा, ये 2 पचे 10 और 3 त्रिक 9 पचे 45, यानी कि एच बराबर हो जाएगा -15 मीटर। यानी कहने का मतलब है कि ये जो -15 दिया है वो रेफरेंस पॉइंट से दिया है, यानी पहले ये ऊपर गया होगा फिर नीचे जो है रेफरेंस पॉइंट से नीचे आया, कितना 15 मीटर नीचे आया। यहाँ से ये रेफरेंस पॉइंट है ना, यहाँ से ये 15 मीटर नीचे आ गया, यानी इसकी पोजीशन मान लीजिए यहाँ पे है पत्थर की। ये -15 का मतलब है कि रेफरेंस पॉइंट से नीचे, ठीक है ना, और नीचे कितना है वो -15 मीटर। मैग्नीट्यूड की बात करें तो 15 मीटर वो नीचे है। अब 3 सेकंड में गुब्बारा कितना ऊपर जाएगा। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट लगेगा, कॉन्सेप्ट ये लगेगा कि गुब्बारा हो चाहे रॉकेट हो, वो जिस वेलोसिटी से छोड़े जाते हैं वो उसी वेलोसिटी से ऊपर जाते रहते हैं, उनका वेग कम नहीं होता, क्योंकि जो रॉकेट या गुब्बारे के अंदर जो फ्यूल भरा होगा वो फ्यूल जो है अपथ्रस्ट यानी ऊपर की ओर फोर्स लगाता है, वो फोर्स जो है ग्रेविटेशनल फोर्स को काउंटर कर देता है, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर उस अपवर्ड की तरफ जो फोर्स होता है वो आपस में बराबर होते हैं, यानी वो फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के प्रभाव को ख़त्म कर देता है। ऐसा नहीं कि गुब्बारे के ऊपर जी नहीं लग रहा, लग रहा है, लेकिन उसके अंदर भरा हुआ ईंधन की वजह से वो इंजन जो है, इसका फ्यूल है, एक तरह से वो काउंटर कर दे रहा है जी की वैल्यू को। तो इसलिए प्रारंभ में जिस वेग से उनको फेंका जाता है वो कंटिन्यू उसी वेग से जाते रहते हैं, उनका एक फिक्स वेग दे करके उनको ऊपर भेजा जाता है, ठीक है ना। तो उसके अंदर ईंधन क्यों, इंजन क्यों लगा रहता है, एक तरह से गुब्बारे के अंदर फ्यूल का काम हवा करती है और वो भी गैस ही भरी होती है रॉकेट के अंदर, वो इसलिए कि वो जी के वैल्यू को काउंटर कर दें। अगर ऐसा नहीं होगा तो कंटिन्यू उनका वेग घटता जाएगा और कहीं जा कर के वो रुक जाएंगे, इसीलिए उसमें फ्यूल रखा होता है कि वो जी के प्रभाव को ख़त्म करते जाएं। तो इसलिए वो कांस्टेंट वेलोसिटी से ही 3 सेकंड में कुछ ऊंचाई पर जाएगा। तो यहाँ पे टाइम कितना है, आप 3 सेकंड, तो ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रखिएगा। एक यहाँ पे गिराते वक्त वाला हमने पत्थर का बताया था कि गिराते वक्त उसकी वेलोसिटी वही होगी जो गुब्बारे की होगी और ऊपर के डायरेक्शन में। दूसरा, गुब्बारा कांस्टेंट वेग से ही ऊपर जाएगा। तब वहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होता है, 0। जब एक्सेलरेशन 0 होता है तो ये वाला सूत्र लगा देते हैं, दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो दूरी हमारा कितना हो जाएगा, मान लीजिए h डैश है, चाल कितना है 10 और समय कितना है 30, यानी कि 30 मीटर ये ऊपर जाएगा। 30 मीटर ये कहीं यहाँ पे आएगा, कितना 30 मीटर, ठीक है ना। अब देखिए 30 मीटर ये यहाँ से ऊपर है और ये 15 मीटर यहाँ से नीचे, तो 30 ये 15 ये, उनके बीच कुल कितना हो जाएगा दूरी 45 मीटर, ठीक है ना। ये बहुत ही अच्छा सवाल था, इसमें 2 कॉन्सेप्ट बढ़िया थे और इस कॉन्सेप्ट को आपको पकड़ के चलना है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में नहीं है तो आप सवाल नहीं लगा सकते, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट लगा है और उस कॉन्सेप्ट को हमेशा दिमाग में याद रखना है आपको, ठीक है ना। ये यहाँ से 30 ऊपर है और वो यहाँ से 15 नीचे है, 30-15 मिल करके 45 मीटर, ठीक है ना। तो पत्थर और गुब्बारे के बीच की दूरी कितना है, गैपिंग 45 मीटर, ठीक है। चलिए अगला सवाल है कि एक पत्थर जो है एक पेड़ के से गिराया जाता है ना टॉप से, आखिरी के 0.2 सेकंड में वो 6 मीटर की दूरी तय करता है, तो पेड़ की ऊंचाई क्या है। अब जैसे मान लीजिए ये पेड़ है और ये टॉप से पत्थर को यहाँ गिराया जाता है और आखिरी के 0.2 सेकंड में ये 6 मीटर की दूरी तय करता है, तो इस पेड़ की ऊंचाई क्या है ये बताना है, ठीक है ना। इस पेड़ की ऊंचाई क्या है, ठीक। तो मान लीजिए कि यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक आने का, यानी पृथ्वी पूरे धरातल पर आने का समय t है, ठीक है ना। तो हम ये पहले निकाल लें कि पत्थर यहाँ से गिर के यहाँ तक आने में कितना समय लग रहा है, ठीक है ना। और जब पत्थर स्वतंत्रता पूरा छोड़ा जाता है तो प्रारंभिक वेग 0 है, ए यहाँ -g है और यस यहाँ पे नीचे की डायरेक्शन में -h। तो आप लगा सकते हैं यस ut + ½
80², ये -h है क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है ना। ये तो 0 हो जाएगा, -12 GT², माइनस माइनस कट गया, h बराबर 12 GT²। ये समीकरण 1 बना दीजिए। अब देखिए यहाँ से 2 सेकंड में ये इतना गिरता है। अब ये एक चीज़ इसमें ये कर लीजिए कि यहाँ से, क्योंकि प्रारंभिक वेग यहाँ पता है, यहाँ से कोई क्लू नहीं है, तो यहाँ मालूम, तो हम ये मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लगेगा, है ना। तो पहली बात है, यहाँ से यहाँ तक कितनी हाइट नीचे गिरेगा, तो 6 ये है, पूरा h है, तो यहाँ से यहाँ तक गिरेगा कितना, इतना। और यहाँ से यहाँ तक का समय क्या है, पूरा t है, और ये वाला समय घटा दें तो टाइम कितना हो जाएगा, इतना। तो यहाँ से इतनी हाइट गिरने में, है ना, कितना समय लगेगा, इतना। तो उसके लिए भी यही फार्मूला लगा देते हैं। यस, हमारा नीचे गिर रहा है -h -6, और ये प्रारंभिक वेग 0 है, -12, और a की -g है, और t की जगह है t -0.2 का स्क्वायर। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, h -6 ½ g t -0.2 का होल स्क्वायर। समीकरण 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसी दोनों को हम लोग हल कर देते हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, आप h की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए। वो पूछा पेड़ की ऊंचाई क्या होगी, है ना। पेड़ की ऊंचाई अगर हमको h मालूम करना है, तो पहले यहाँ से g की वैल्यू यहाँ पे हमको 10 रखना है। यहाँ पे g की वैल्यू जो है 10 मीटर/सेकंड² है। तो हमें t को गायब करना है, क्योंकि समय हमें लास्ट का पता दिया हुआ है, हमें h मालूम करना है, तो h को रहने देना है, t को गायब करना है। अगर हम यहाँ से h की वैल्यू रख देंगे तो हमारा t आ जाएगा, या तो हमें t मालूम कर लीजिए। चलिए पहले t ही मालूम कर लेते हैं, ठीक है ना। तो हो जाएगा ½ GT² -6, या t को गायब कर देते तो आ जाता। चलिए ½ g है, इसको हम फैलाएंगे तो t² प्लस ये 0.2 का 2 बार गुणा करेंगे तो 2 दूना 4, 2 अंक पे दशमलव ये आ जाएगा 0.04 -2 गुणे 0.2, यानी कि 2 दूना 4t, ये हो जाएगा 0.4t, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए ½ GT² -6, अब अंदर गुणा कर दीजिए, ½ GT², फिर प्लस 1 g गुणे 0.04, फिर -½ गुणे g गुणे 0.4t। अब ये देखिए यहाँ से यहाँ कट गया, ठीक। अब क्या होगा, अब g की वैल्यू 10 रखें यहाँ पे, तो वो तो -6 हो गया। यहाँ बचा क्या, g की वैल्यू 10 रखेंगे तो ये 5 हो जाएगा, है ना, गुणे 10 गुणे 0.04, अब माइनस गुणे 10 गुणे 0.4t, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका ये 2 पचे 10 हो गया, ये भी 2 पचे 10, ये -6 सही है। इसका गुणा करेंगे तो 5 चौक को 20 के 0, 5 शून्य 0 2 पॉइंट, ठीक है ना। और यहाँ हो जाएगा ये 5 चौक को 20 t। अब ये इस साइड लाएंगे और ये उस साइड लेंगे, ये 2t हो जाएगा, और उसको इस साइड लाएंगे प्लस हो जाएगा 6 माइनस 0.2। अब इसको घटा देंगे, 2t बराबर हो जाएगा 6 माइनस 0 में से ये घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 10, 8, ये 5, यानी t बराबर 5.82। तो समय हो जाएगा पूरा समय हो जाएगा 2 दूना 4, बचा दशमलव लगाएंगे, 2 9 18, ठीक है ना, यानी कि 2.9 सेकेंड आएगा एक तरह से, 2.9 सेकेंड, ठीक। ये 2 दूना 4 हुआ, 1 बचा 18, 2 9 18 0, ठीक है ना। अब हमें h मालूम हो जाएगा समीकरण 1 से, ½ g की वैल्यू 10 है और t की वैल्यू क्या है 2.9 का होल स्क्वायर, 2 पचे 10 हो गया,
तो 5 गुणे 2.9 गुणे 2.9 मीटर। ठीक है ना, आप गुणा करके इसका आंसर निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर अब हम यहीं समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट 2-3 वीडियो लेक्चर अभी इसके और आएंगे, क्योंकि कुछ अलग अलग टाइप के भी इसमें कॉन्सेप्ट अभी बाकी हैं बताना। आज हमारा मेन मकसद इसमें था बताना वो गुब्बारे वाला, और ये लास्ट वाला सवाल, और ये पानी की बूंद वाला। ठीक है ना, और एक मीनार के या एक टावर के ऊपर से अगर कोई चीज़ वहाँ खड़ा होकर ऊपर फेंका जाता है तो उस तरह के सवाल। अब अगले 2 वीडियो लेक्चर या 2-3 जो भी है, तो बाकी के जो सवाल होंगे वो अगले वीडियो लेक्चर में आएंगे, जो अलग अलग टाइप के सवाल होंगे। ठीक है ना, जो कि ज़्यादातर जो है नीट लेवल में या IIT JEE में जो है वो पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर में ही समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल के साथ फिर आपसे मिलते हैं। तब तक पढ़ाई करते रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।